बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 7, खान पान की बदलती तस्वीर। ठीक है, करते हैं इसकी शुरुआत। उससे पहले पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने खान पान में आए बदलाव का सुंदर वर्णन किया है। हमारे देश में 10-15 वर्षों से में हमारी खाने की चीज़ों, उनके तरीकों और उनके स्वाद में किस तरह परिवर्तन हुआ यह इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए कुछ करके सीखें। नीचे कुछ व्यंजनों के चित्र दिए गए हैं, इनके नाम लिखिए। इनके नाम है, आपको भली भांति जानते होंगे। चलिए करते हैं इस पाठ की शुरुआत। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति ने एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें सम्मिलित हैं। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू के चिप्स कई विज्ञाप्ति रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजरात के ढोकला, गाठिया भी देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। अर्थात स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। कुछ चीजें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी रज तक, फ्रांस तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीजों तक सीमित रह गई है। बम्बई, मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजन की दुनिया छोटी हुई है। जानकर यह भी बताती कि मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे, नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। अर्थात जो चीजें बची हुई भी है, उनकी गुणवत्ता में फर्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों में रह गई है। अब गृहिणियां या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अर्थात क्या है, उनके लिए इतना समय ही नहीं है। अर्थात हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमरतोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने और पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है।
गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही कितने कारणों से और किन्हीं खास रूप में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग, धंधों, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची है। बड़े शहरों की मध्यम वर्ग के स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के समय बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। ठीक है, इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल के प्रचार्थ नहीं छोड़ दिए जाने वाली चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे भी कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। अभी भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद गडमड होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा सकते हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, उससे यही लग रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। उसी तरह तरह से जांच से रहना जरूरी है। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आज आपने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा कि हमें हमेशा पौष्टिक व संतुलन भोजन करना चाहिए, और नंबर 2, हमें समय के साथ भोजन में जो हमने बदलाव किए हैं उनको हमें पहले की तरह हमें साधारण और सरल भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।